तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला विस्तार होने जा रहा है। शाम करीब 6 बजे राष्ट्रपति भवन में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। पीएम मोदी की नई टीम में जहां कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वहीं असम में बीजेपी की जीत हासिल करने के बावजूद दोबारा सीएम नहीं बनाए गए सर्बानंद सोनोवाल से लेकर दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को जगह दी जा सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरण रिजिजू को एक बार फिर टीम मोदी का हिस्सा होंगे तो वहीं जेडीयू, एलजेपी, अपना दल जैसे सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार से पहले पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए ये भी कहा है कि पद जाने से वो दुखी है, लेकिन उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि पश्चिम बंगाल से आने वाले दूसरे साथियों को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। उन्होंने इस बात को लेकर भी संतोष जाहिर किया है कि उन पर मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर लिखा है कि मुझे इस्तीफा देने को कहा गया और मैंने ऐसा किया। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में मुझे देश का सेवा करने का अवसर दिया। तीसरी बड़ी खबर एक और, जहां पीएम मोदी आज अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान पर प्रहार करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि तेहरान के रास्ते होते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को के लिए आज रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम ही इस दौरे के मुख्य एजेंडे हैं। रूस दौरे के दौरान ही विदेश मंत्री का पड़ाव ईरान भी होगा, जहां वो तेहरान में सरकार के साथ आधिकारिक बैठक कर सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर एक केस से जज को हटाने की मांग करने पर 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। उन्होंने एक मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के जज कौशिक चंद को हटाने की मांग की थी। ममता बनर्जी जज कौशिक चंद पर आरोप लगाया था कि उनके बीजेपी के साथ रिश्ते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की अर्जी को खुद जस्टिस कौशिक चंद ने खारिज कर दिया था। हालांकि इस पूरे मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि जस्टिस कौशिक चंद ने अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर मामले की और सुनवाई नहीं करने का फैसला किया है। पांचवी बड़ी खबर, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया है। 98 वर्ष के दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार थे। आपको बता दें कि सुपरस्टार अभिनेता दिलीप कुमार को 30 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक जताया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार जी का चले जाना बॉलीवुड के एक अध्याय की समाप्ति है। यूसुफ साहब का शानदार अभिनय कला जगत में एक विश्वविद्यालय के समान था। वो हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे। छठी बड़ी खबर, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार पर तंज कसा है। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने कहा है कि यह केंद्र कैबिनेट का नहीं बल्कि सत्ता की भूख का विस्तार है। साथ में ये भी कहा है कि अगर कामकाज और शासन को आधार बनाया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई मंत्रियों को पद से हटा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यह मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं बल्कि सत्ता की भूख का विस्तार है। सातवीं बड़ी खबर, राजधानी में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 23 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 महीने में कई वृद्धि के माध्यम से देश भर में ईंधन की दरें नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। 1 मई को 90 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आठवीं बड़ी खबर, भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जिन्नाह की राह पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर यह प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा गोडसे की राह पर चल रही है, इसलिए मॉब लिंचिंग हो रही है। संगीत सोम ने कहा कि भाजपा गोडसे की राह पर चले या ना चले, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जरूर जिन्नाह की राह पर चल रहे हैं। जिन्नाह ने देश का बंटवारा कराया था, ओवैसी भी इसी राह पर हैं। वह ऐसा काम करते हैं जिसमें लोग स्वाभाविक तौर पर उग्र हो जाते हैं। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने पर मॉब लिंचिंग होती है। संगीत सोम ने चेतावनी दी है कि यूपी में राजनीति कर मुसलमानों को भड़काना बंद करे। ये हैदराबाद नहीं उत्तर प्रदेश है। मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता। मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर
उसको काला कानून करार किया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई की जाती रहेंगी तो बताइए फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? आज मरने वालों के घरों में कोई जाकर उनसे पूछता नहीं है। वो 23 लोग जो मर गए, आज दुनिया उनके घर की तरफ रुख नहीं करती। कोई उस मरने वाले मां की बेटे से जाकर नहीं पूछता कि मां तू सुकून में है या नहीं। मरने वाले बेटे के बाप के पास कोई जाकर उससे पूछता नहीं है कि चचा आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जिन लोगों की जानें चली गई आज उनके घर में कितना गम होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे। मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस सरकार से पूरी बिहार की जनता त्रस्त है और ये उम्मीद लगा के बैठी कि जल्द से जल्द सरकार गिर जाए, हम लोग गिरा दें। क्योंकि ये बहुमत जो है ये एनडीए को नहीं मिला। चुनाव में सब लोग जानते हैं कि क्या खेला हुआ नतीजे वाले दिन। जनता का जनादेश महागठबंधन को था, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए को मिला। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है नया जनता दरबार पर गए, उनको मुआयना करने के लिए गए। जल्दी जनता दरबार मुख्यमंत्री में अब मुख्यमंत्री जी खाली कंस्ट्रक्शन ही कराते, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, जनता के प्रति कोई काम नहीं करते। एक भी तस्वीर आम बिहारी के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलते हुए है मुख्यमंत्री जी का आज के दिनों में। जब गांव देहात जाते हैं तो पूरा घेरवा करके जाते हैं। इसी लोगों से संपर्क है, हाँ, घिरे हुए रहते हैं अधिकारियों के बीच। और क्या क्या भवन नहीं बन गया मुख्यमंत्री आवास में, उसका क्या उपयोग किया आज तक और उसका नतीजा क्या निकला? अरे तो जनता दरबार तो बना ही हुआ है, दरबार क्या लगाना? आप जनता के बीच जाइए मुख्यमंत्री।